अंडरकैट 2024 का पेपर है ये। तो ये हमारे पास रिकंडक्ट वाला पेपर नहीं है, उससे पहले जो मतलब आपके पास डाउ यूनिवर्सिटी ने जो कंडक्ट किया था पेपर, ये वो वाला पेपर है, ठीक है। चलें, तो हम बायो सेक्शन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। एंड लेट्स स्टार्ट। वी हैव क्वेश्चन 1 which says, in which part of the brain a set of neurosecretory cells are found that exert control over the anterior pituitary gland? ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल पड़ा हुआ है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्या होता है? यानी कि न्यूरॉन जिसमें सिक्रीशन करने की एबिलिटी हो, तो उसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है? इसमें इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, और इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि ये इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज़ करता है। तो ये है आपके पास हाइपोथैलेमस। सिंपल सा क्वेश्चन है, एंडोक्राइन सिस्टम से लिया गया है, सही है। एमिगडाला जो है ये आपके पास जितनी भी आप कहते हैं ना मेरा दिल चाह रहा है मैं ये करूँ वो करूँ, तो ये जो आपके पास विलिंगनेस वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जितनी भी, वो एमिगडाला से कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। हिपोकैम्पस आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिड ब्रेन जो है उसमें ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक स्टिमुलाई जाता है, और जितना भी ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक फंक्शन है वो मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। पॉन्स का आप मुझे बताएंगे इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। दिस इज़ फॉर यू। फिर है क्वेश्चन 2, फ्रॉस्ट बाइट्स आर ड्यू टू। फ्रॉस्ट बाइट्स हमारे पास एक कंडीशन जिसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नाक के बराबर हो जाए, तो ब्लड वेसल्स क्या कर जाएँ, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएँ, ब्लड फ्लो कम हो जाए, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, ठीक है। ये कंडीशन कब होती है? जब आपका स्किन डायरेक्टली एक्सपोज्ड है किसी बहुत ही लो टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट से। तो इसमें क्या कंडीशन है? फ्रॉस्ट बाइट्स क्यों होते हैं? क्योंकि वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। वेज़ो वेसल से निकला है, कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, सही है। फ्लूइड रिटेंशन यानी कि फ्लूइड का भर जाना नहीं, ऐसा नहीं होता। वेज़ो डायलेशन, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, इससे ये नॉर्मल है, तो ये डायलेशन है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है। मस्क्यूलर एक्सपेंशन भी नहीं होती, वेस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होती। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। स्टिमुलाई सच एज प्रेशर, टच, स्ट्रेच, मोशन, ये सारा स्टिमुलेट करता है कौन से रिसेप्टर को? तो देखें, थर्मो रिसेप्टर को टेम्परेचर, हीट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। मैकेनो रिसेप्टर जो है ये टच को डिटेक्ट करने के लिए होता है, इसलिए सही जवाब क्या है? मैकेनो रिसेप्टर, या फिर इसे मैकेनिकल रिसेप्टर भी कह सकते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर आपके पास टेस्ट के लिए होता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किससे रिलेटेड है? आपके ईयर से। नन ऑफ देम तो नहीं होगा। द सिचुएशन इन विच टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, इन्होंने बहुत ही कंफ्यूज करके लिखा हुआ है। असल में ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को क्या कहते हैं हम लोग? एलील्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल एलील्स एक ऑप्शन है कि मतलब अगर आप कीज़ देखोगे इस वाले पेपर की, तो सही जवाब ऑप्शन सी है, लेकिन इन्हें एलील्स लिखना चाहिए था क्योंकि मल्टीपल एलील्स इज़ अ वेरी डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। ये अलग से आपके पास एक चीज़ है। जैसे जब भी एक ह्यूमन में, एक ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा एलील एक्सप्रेस करे तो वो मल्टीपल एलीलिज्म की कंडीशन कहलाती है। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मल्टीपल एलीलिज्म की एग्जांपल है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आंसर एलील होना चाहिए था, बट चलो। क्वेश्चन आपके पास 5th है, बैक्टीरियम जिसके पास टफ्ट आप कह सकते हैं, गुच्छा, लाइक ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट एट ईच ऑफ 2 पोल्स, यानी कि आपके पोल का मतलब क्या है? 2 जो एंड जितने भी बैक्टीरिया है इसके एक यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट है और एक यहाँ पे। अब देखें फ्लैजेला के लिए हमारे पास फ्लैजेला की कैटेगरीज होती हैं। बैक्टीरिया को हमने कितना नंबर ऑफ फ्लैजेला है उसके पास,
उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया। अगर तो एक फ्लैजिला है तो मोनोट्रैकस कहेंगे, ट्रैकस इज़ फॉर फ्लैजिला, ठीक है। तो मोनो का मतलब वन है, लोफोट्रैकस का मतलब है कि ग्रुप ऑफ फ्लैजिला पर ऑन वन साइड, ठीक है। एम्फीट्रैकस का मतलब क्या है, एम्फीट्रैकस का मतलब है कि आपके पास फ्लैजिला है लेकिन ओपोजिट पोल पे, दोनों अलग अलग पोल्स पे, यहाँ पे इस तरीके से, या तो फिर वो अच्छा एम्फीट्रैकस जो है उसमें ग्रुप ऑफ फ्लैजिला भी हो सकता है और सिंगल एक फ्लैजिला भी। अब जैसे ये भी एम्फीट्रैकस है, ये भी एम्फीट्रैकस है, ठीक है। और अगर पूरा बॉडी कवर्ड हो फ्लैजिला से, फ्लैजिलम से, तो इसे हम पेरीट्रैकस कहेंगे, और अगर एक भी फ्लैजिला ना हो तो इसे एट्रैकस कहेंगे। सही जवाब यहाँ पे क्या है, एम्फीट्रैकस। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनल्स इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम ऑर्गेनल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। तो इट्स अ टेक्निक जिससे आप सेपरेट करते हैं सेल्यूलर कंटेंट। सेल्यूलर कंटेंट बेसिकली ऑर्गेनल को मेनली इन्होंने कहा है यहाँ पे, उनके साइज़ और डेंसिटी के मुताबिक। अब जितना भी हैवी ऑर्गेनल होगा वो आपके पास आपको कहाँ मिलेगा, बॉटम पे, ठीक है। और जितना भी लाइट ऑर्गेनल्स होंगे जैसे राइबोसोम वगैरह वो आपको सॉल्यूशन के ऊपर मिलेंगे। तो ये जो नीचे होता है इसे हम पैलेट कहते हैं, जो ऊपर होता है उसे हम सुपरनेटेंट कहते हैं, ठीक है। और जितना भी हैवियर ऑर्गेनल होगा इसको स्पीड कम चाहिए होती है और लाइट ऑर्गेनल्स को स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन में बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है जब फ्लूइड इस तरीके से घूमता है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तब उसकी वजह से ही ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेपरेट हो पाते हैं। तो अब हमें बताना है कि ऑर्डर क्या होता है ऑर्गेनल्स का, सबसे हैवी मतलब एक ऑर्डर बताना है हमें। तो मैं हैवी से अगर शुरू करें तो न्यूक्लियस सबसे हैवी होता है वेट में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर लाइसोसोम है और फिर ईआर है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, अच्छा लाइसोसोम पहले है ईआर लाइसोसोम में सबसे हैवी कौन है, इन दोनों में हैवी कौन है, तो लाइसोसोम ज़्यादा हैवी है, ये आपने याद रखना है। राइबोसोम सबसे लाइटेस्ट ऑर्गेनल है आपके पास मौजूद। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन राइबोसोम। यहाँ पे ईआर लाइसोसोम वाला केस ही नहीं है, लेकिन अगर ये डाल देते ये ऑप्शंस भी तो उस केस में आपको पता होना चाहिए। अब पेप्टाइड बॉन्ड एक हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन यानी कि प्रोटीन से बना हुआ, वो रिलीज़ होता है सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल आपके पास टेस्टिस के अंदर मौजूद सेल्स होते हैं जिनका काम होता है एक हार्मोन सिक्रीट करना जिसका नाम है इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन का काम होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करना, ठीक है। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, एफएसएच को, मेल्स में। सही जवाब क्या है, इनहिबिन। याद रखना है आपने कि इनहिबिन इज रिलीज्ड बाय सर्टोली सेल्स और टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज़ करता है, लेडिक सेल्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेम ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच स्टेबलाइज द सेपरेटेड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अच्छा, ये आपके पास है डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं। अब पहले तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके पास कि डीएनए को अनवाइंड कौन करता है, यानी कि इन दोनों स्ट्रैंड्स को खोलेगा कौन, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, हेलिकेज। अब जब डीएनए स्ट्रैंड्स हमारे पास इस तरीके से अनवाइंड हो जाती हैं तो ये दोबारा से इनके दरमियान में अट्रैक्शन है, तो ये दोबारा से क्योंकि वाइंड ना हो जाए तो इस स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखने के लिए, स्टेबलाइज रखने के लिए आपके पास एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम एसएस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, SSBP। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या ऑप्शन है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये आपके पास एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि डीएनए की स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करता है आफ्टर अनवाइंडिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर एंड क्लोरोफिल, सनलाइट, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं सारे, जबकि क्लोरोफिल और सनलाइट, ये सनलाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है जो कि सनलाइट को कैप्चर करेगा, रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे आपके पास, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और थोड़ा सा एज अ बाय प्रोडक्ट
H2O भी रिलीज़ होगा। तो ये मेन आपके पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये जो सनलाइट है बेसिकली ATP बनाती है लाइट रिएक्शन में, और ये ATP फिर डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, जैसे ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट है, तो ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस के लिए असेंशियल नहीं है, हमें चाहिए नहीं ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, बल्कि ये तो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होती है इन्वायरमेंट में, कि भाई प्लांट के काम की नहीं है तो रिलीज़ कर दो। तो इसीलिए ये सही है। क्लोरोफिल इज़ इम्पॉर्टेंट, ATP इज़ रिक्वायर्ड, लाइट इज़ रिक्वायर्ड, NADP भी रिक्वायर्ड होता है, लाइट रिएक्शन में बनता है, फिर डार्क रिएक्शन में जाके क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। प्रोटीन्स विच कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ऐसे प्रोटीन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स जो कि डिज़ीज़ कॉज करें ह्यूमन और एनिमल में, से प्रायोन्स कहते हैं। वायरॉइड क्या होता है, वायरॉइड सिर्फ और सिर्फ RNA होता है। प्रोफेज क्या होता है, ये आप कह सकते हैं न्यूली फॉर्म्ड वायरस को प्रोफेज कहते हैं, ठीक है, यानी कि बेबी वायरसेस। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट करता है, उससे अटैक करता है। एंटीजन्स क्या होता है, एंटीजन्स हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन और इस तरीके से दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल के सरफेस पे। Which size of sponge can filter an entire residential pool in one day? अब यहाँ पे स्पंज से मुराद वो वाला स्पंज नहीं है, यहाँ से स्पंज बोला गया है इन्होंने स्पंजेस को, जो कि फाइलम पॉरिफेरा से बिलोंग करता है, और इनका काम होता है फिल्ट्रेशन करना, ठीक है। इसकी अगर आपने पढ़ा हो कभी इनका स्ट्रक्चर, तो इसकी बॉडी पे इस तरीके से बहुत सारे होल्स होते हैं जिससे वाटर एंटर करता है, इसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, और यहाँ से वाटर निकलता है बॉडी से, इसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका काम फिल्ट्रेशन का होता है। ये खाना भी कैसे, न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो ये जब वाटर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, तो इसकी जो कैविटी है वहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और पानी जो है वो उसको एक्सक्रीट कर देता है बॉडी से बाहर ऑस्क्यूलम के ज़रिए। तो ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा गया अगर एक रेजिडेंशियल पूल है, उसको उस पूरे पानी को ये एक दिन में कितना बड़ा स्पंज जो है वो पूरे इंटायर पूल को फिल्टर कर सकता है। तो बास्केटबॉल साइज़ का स्पंज होना चाहिए। कोशलैंड सर, ओके, इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था जिसका नाम था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये एंजाइम के हवाले से एक मॉडल है। एंजाइम के टोटल 2 मॉडल्स हैं, एक लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल हमारे पास दिया था किसने, एमएल फिशर ने, ठीक है। और दूसरा जो मॉडल लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एंजाइम की एक बहुत ही पर्टिकुलर शेप है, उसकी एक्टिव साइट कभी भी चेंज नहीं होती, और इसी शेप का परफेक्ट सबस्ट्रेट आके यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट इसकी शेप से नहीं कॉम्प्लीमेंट करेगा तो वो सबस्ट्रेट इसके साथ नहीं कंबाइन हो पाएगा, और यहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ये कहता है लॉक एंड की मॉडल कि एंजाइम की शेप फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकती। ये मॉडल एमएल फिशर ने दिया था। उसके बाद हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये कोशलैंड ने दिया था 1956 में, 1958 में एक्चुअली, बट 1956 98 58 इस सीरीज, बट यहाँ पे 56 इज़ द राइट ऑप्शन। कोशलैंड ने ये मॉडल दिया था। ये मॉडल कहता है कि आपके पास जो एंजाइम है उसकी शेप इंड्यूस्ड सबस्ट्रेट की वजह से अपनी शेप इंड्यूस कर सकता है वो, यानी कि शेप फिक्स्ड नहीं होती, लेकिन सबस्ट्रेट जैसा होगा जो एक्टिव साइड है वो उस शेप की हो जाएगी, ठीक है। तो शेप फिक्स्ड नहीं होती एंजाइम की, एक्टिव साइड जो है। तो 56 में ये मॉडल प्रपोज किया गया था। वाई डू राइबोसोम्स रिक्वायर मैग्नीशियम आयन? हमने पढ़ा है कि राइबोसोम जो है उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोनों को आपस में मैग्नीशियम आयन ही कंबाइन करके रखता है, स्टेबल करके रखता है। तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। Hemoglobin fails to carry sufficient oxygen leading to death of a person.
अच्छा, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाता और इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये किसकी बात हो रही है? बेसिकली सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? ये आपके पास एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है, क्वार्टिनरी प्रोटीन है, उसके प्रोटीन की शेप, क्योंकि प्रोटीन के अंदर एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, यानी कि एक अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है दूसरे अमाइनो एसिड से, तो प्रोटीन की चेन जो है वो नॉर्मल बन जाती है। जिसकी वजह से जो आरबीसी की नॉर्मल शेप है वो इस तरीके से बन जाती है, सिकल सेल लाइक, इसको सिकल सेल शेप बोलेंगे। तो ये वाला जो आरबीसी हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट नहीं कर पाता अपने अंदर, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाता और इंसान के सेल्स को, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में? जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो 4 ग्लोबिन होता है, यानी कि 4 आयरन के ग्रुप्स होता है। उसमें इस तरीके से ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन की चेन होती है, 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। ये एक तरीके का सेकेंडरी प्रोटीन है, ठीक है। अभी ये जो बीटा चेन है, इस बीटा चेन में 6th पोजीशन पे, याद रखना यही सवाल पूछा गया है, 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है, नॉर्मल इंसान के अंदर ग्लूटामिक एसिड होगा 6th पोजीशन पे ऑफ बीटा चेन, लेकिन सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है? जब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाए गलती से वैलीन के साथ, तो इसे हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बेसिकली रिप्लेस हो जाता है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाएं, तो इससे आपके पास अर्थराइटिस का एक टाइप, जिसे हम लोग गाउट कहते हैं, वो होने के चांसेस हैं, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक तरीके का टाइप है अर्थराइटिस का, जिसमें क्या होता है, एज की वजह से जो जॉइंट्स हैं उनके दरमियान में जो कार्टिलेज होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से जो फ्रिक्शन है जॉइंट्स में, खासकर नी जॉइंट्स में, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक्सट्रीम पेन इन नी जॉइंट्स, चलने में प्रॉब्लम वगैरह होती है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस भी एक तरीके का अर्थराइटिस का ही टाइप है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो एक इंसान का इम्यून सिस्टम है वो खुद ही के जॉइंट में जो साइनोवियल, अब जैसे नी जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है एक तरीके का, तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसको अटैक करना शुरू कर देता है, ठीक है। स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? स्पॉन्डिलाइसिस अगर आपने सुना हो तो ये एक तरीके का आपके पास वर्टिब्रीज के डी जनरेशन को कहते हैं। विच वायरस किल्स कैंसर सेल्स एंड एड्स इम्यूनिटी। कौन सा ऐसा वायरस है जो कैंसर सेल्स को किल कर सकता है? अगर आप सोच रहे हैं अच्छा कैंसर सेल को मारने वाला ऐसा वायरस एग्जिस्ट करता है, तो क्यों अभी भी इतना लोगों को कैंसर हो रहा है पूरी दुनिया में? तो एक्चुअली ये अभी एक ट्रायल स्टेज पे चीज़ है, ठीक है। वैसे वायरस कौन सा है? ये ऑन्कोलिटिक वायरस है। जहाँ पे वर्ड ऑन्को आता है, दिस इज़ रिलेटेड टू कैंसर, ठीक है। अच्छा, ये ऑन्को वर्ड जो है ये बिनाइल कैंसर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बिनाइल क्या होता है? जो कि स्प्रेड ना हो, जैसे एक मोल है, किसी को कोई मोल है तो वो बिनाइल सेल ग्रोथ है। मैलिग्नेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट कैंसरस ट्यूमर होता है, यानी कि जो एक्चुअली बहुत जल्दी ग्रो करे और जो असल में एक इंसान को ख़त्म कर देता है, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जबकि एक वर्ड कार्सिनो जो जब इस्तेमाल होता है तो कार्सिनो इज़ फॉर कैंसरस, तो ये हमेशा मैलिग्नेंट से रिलेटेड है, ठीक है। द पिगमेंट इन द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। मसल्स में पिगमेंट कौन सा मौजूद होता है? मायोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक हीमोग्लोबिन में अगर 4 ऑक्सीजन है तो बताइए एक ही मायोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन होते हैं? एक ही ऑक्सीजन कैरी करता है मायोग्लोबिन, ठीक है। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, अच्छा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर जो है वो कैसी होती है? अच्छा हमें ये बताना है। सबसे पहले तो इसके पास एक लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है।
जबकि पॉजिटिव वाले के अंदर 2 पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर्स होती हैं। ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपिड ज़्यादा होता है, लिपोसैकेराइड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी जो लेयर होती है वो थिक होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास टेकोइक एसिड नहीं होता, पॉजिटिव वाले के पास टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाला होता है वो आई गेस पर्पल कलर दे रहा होता है, क्रिस्टल वायलेट होता है उसमें, और ये जो है इसकी कलरेशन जो है वो सेफ्रेनिन से होती है। ये कुछ भी नहीं है, सेफ्रेनिन जो है वो पिगमेंट का नाम है, एंड आई गेस ब्लू कलर ये देता है। इसको आपने कंफर्म करना है कि सेफ्रेनिन है या क्रिस्टल वाला। आई थिंक सेफ्रेनिन नेगेटिव बैक्टीरिया वाला होता है। तो इसकी लेयर कैसी, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर कैसी होती है, थिक होती है। इन ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, इस पेपर की कीज़ में 55 डिग्रीज आंसर लिखा हुआ है, जो कि नहीं हो सकता सही, ठीक है। तो जो उसमें आप इन्फॉर्म कर रही हूँ कि कीज़ जो है वो उसमें गलत लिखा हुआ है। द लोकोमोशन इन सेगमेंटेड वर्म्स इज़ ब्रॉट अबाउट बाय, सेगमेंटेड वर्म्स किसकी बात हो रही है, ये एनालिडा की, ठीक है। एनालिडा को हम लोग सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं, और इनमें सेगमेंटेड फुट जैसे सिटा कहते हैं, उसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है, सही है। लोकोमोशन उसकी वजह से होता है। फ्लैजेला नहीं होता उसमें, सूडोपोडिया फॉल्स फीट भी नहीं होती, अमीबा में होता है। ट्रू पॉड्स भी, यानी कि फीट लाइक स्ट्रक्चर्स भी नहीं होते उसके अंदर। द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ 6 to 10 मोनोसेक्राइड्स। हमारे पास 3 तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसेक्राइड, जिसमें कोई भी ये खुद एक मोनोमर है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है तो वो एक अकेला मोनोमर है। तो अगर 6 से 10 मोनोसेक्राइड्स हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड। अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड। ओके, दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ सिंथेसिस एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए। ये टेक्निक कौन सी होती है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है। इसमें आप लाइट को यूज़ करके वेवलेंथ पता लगा सकते हैं कि कौन से वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, कौन से पे आपके पास बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है नहीं हो रही, और डीएनए की माइन्यूट क्वांटिटी भी डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेक्निक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब वायरल पार्टिकल दैट इन्फेक्ट्स प्लांट। एक ऐसा सब वायरल पार्टिकल जो कि सिर्फ प्लांट को ही इफ़ेक्ट करता है। तो प्रायन आपके पास क्या है, ये एनिमल प्लांट दोनों को करेगा, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को करेगा, इन्फेक्शियस प्रोटीन जिसे हम लोग प्रायन कहते हैं, तो ये एक ही बात है, ये तो एनिमल प्लांट दोनों को करेगा। वायरॉइड जो है वो सिर्फ प्लांट को इफ़ेक्ट करता है। वायरॉइड क्या है, आप कह सकते हैं सिर्फ आरएनए को हम वायरॉइड कहते हैं, ठीक है। इन हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे कि हम हो गए। तो ड्यूरिंग डाइजेशन ये क्या करते हैं, अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स को, जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया, ये उसे ब्रेक करते हैं अपने मोनोमर्स में। कैसे, हाइड्रोलिसिस करके, विद द हेल्प ऑफ। हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं, वाटर की मदद से ब्रेक डाउन करना। हाइड्रो यानी कि पानी, लिसिस यानी कि ब्रेक डाउन। तो किसकी मदद से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से। और डाइजेशन में मल्टीपल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो अब यहाँ पे कोई एक ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते, ठीक है। काइमोसिन क्या है, काइमोसिन रेनिन का दूसरा नाम है, जो कि मिल्क प्रोटीन कैसीन को डाइजेस्ट करता है, बच्चों में स्टमक में होता है। गैस्ट्रिन हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है। रेनिन, काइमोसिन एक ही बात है। एंडोन्यूक्लियस हमारे पास ये एंजाइम है जो कि डाइजेशन में नहीं होता, ठीक है, ये रेप्लिकेशन वगैरह में हेल्प करता है। एनिमल्स जिनके पास लेडर टाइप नर्वस सिस्टम होता है, तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए। वैसे 2025 में तो किंगडम एनिमलिया सिलेबस में नहीं है, पर अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे IMET वगैरह, उसके लिए अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो देन उस केस में आपको पता होना चाहिए कि लेडर लाइक नर्वस सिस्टम कौन से फाइलम में मौजूद होता है, प्लेटियलेंटस, ठीक है। यहाँ तक आपको आंसर पता लग गया। फिर आगे इन्होंने और भी चीज़ें बताई हुई कि उसके अंदर 2 नर्व कॉर्ड्स होती हैं जो कि
नर्व्स को इस तरीके से कनेक्ट कर रही होती है कि वो लेडर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर कहलाता है गैंग्लिया, जो कि प्रेजेंट होता है प्लेटियल मेंटिस में। द टर्म एंजाइम किसने दिया था? ये विल्हम क्यूहन ने ये टर्म दिया था, ठीक है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। विच लिपोफिलिक हार्मोन, कौन सा ऐसा लिपोफिलिक हार्मोन है जो कि बॉडी के हर टिश्यू में प्रेजेंट है, और ये किस चीज़ में काम कर रहा होता है? इन्फ्लेमेशन, ब्लड फ्लो, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। और मैं इसके बारे में 2-3 अगर आप, वैसे अब तक आपको आंसर पता हो जाना चाहिए कि हर टिश्यू में है, तो यानी कि लोकल हार्मोन है कोई, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, फीवर, कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या फिर लेबर, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करना, ये सारी चीज़ें प्रोस्टाग्लैंडिन्स का होता है। हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन का सही जवाब कौन सा है? हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन हमें बताती है फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो अभी ये PQR ये क्या है, ये आप जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आई गेस आई हैव अ वेरी सेपरेट वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ये है क्या। देखो P जो है, फॉर दोस्त जिनको पता है रिविजन के लिए अगर वो जानना चाह रहे हैं, तो P हमारे पास क्या है? P हमारे पास P स्क्वायर जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। P स्क्वायर जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन को शो कर रहा है। PQ क्या है? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है, क्योंकि 2 अलग अलग एलील्स हैं, एक P है, एक Q है। और जो Q स्क्वायर है ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन को शो करता है। और जब आप P + Q होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये 1, मतलब ये हम इसको इक्वल टू 1 रखते हैं कि पूरी जो पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी है जिनकी वो 1 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब आप जब इसे ओपन करेंगे तो ये P स्क्वायर + 2PQ + Q स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। मैथ का फॉर्मूला है ना, ये A + P होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? A स्क्वायर + 2AB + P स्क्वायर, ये मैथ्स में फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब कोई भी टर्म हो 2, उसके ऊपर स्क्वायर हो होल में, तो वो बराबर होता है A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर। ऑप्शन में अगर आप देखें तो ऑप्शन C सही नहीं है, क्योंकि 0 नहीं होगा। ऑप्शन A, ठीक है। FC स्टेवर्ड यूज दिस प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने इस प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड इनका एक्सपेरिमेंट था, स्टेवर्ड ने कैरेट को यूज़ किया था, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स किस में रिच होते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड में, जैसे कि लाइसिन हो गया, जैसे कि अर्जिनिन हो गया, जैसे कि हिस्टामीन हो गया। ये सारे बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो ऑक्टेमर होता है 8 यूनिट से बना हुआ, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तभी ही जब ये कंबाइन करता है DNA के साथ तो इनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है। तो पैकेजिंग का वजह यही है कि DNA खुद एसिडिक है, हिस्टोन बेसिक होता है, तो दोनों में इसीलिए अट्रैक्शन होती है। द साइट ऑफ मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, और जो स्पर्म की डिफ्रेंसिएशन या मैच्योरेशन है वो कहाँ पे होती है? एपिडिडर्मिस में होती है। स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस में होती है, लेकिन उसकी वो मैच्योर होते हैं, यानी कि जैसे जब स्पर्म बनता है तो ये बगैर देयर इज़ नो टेल, ठीक है। लेकिन जब मैच्योरेशन होती है तो टेल फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा जब स्पर्म फॉर्मेशन हो जाती है तो उनकी स्टोरेज एपिडिडर्मिस में होती है, ठीक है। अ डिजीज़ रिजल्टिंग इन कंप्लीट लैक ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ हम लोग स्पर्म का ही दूसरा नाम है। इन इजैकुलेट इज़ रेफर्ड टू सीमेन, ठीक है। जब उसमें स्पर्म काउंट बिल्कुल भी ना हो तो उसे एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये टर्म यूज़ की जाती है जब स्पर्म काउंट नहीं होता। ओलिगोस्पर्मिया भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए। जब नॉर्मल स्पर्म काउंट से कम स्पर्म्स हो तो वो ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? 200 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर माइक्रोलीटर, आप इसको देख सकते हैं। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी नहीं याद, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर कम होगा तो वो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है वो आई गेस 200 to 500 या फिर 500 मिलियन स्पर्म्स पर ml ऑफ सीमेन, या फिर कोई और यूनिट होता है वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये प्लीज़ चेक कर लीजिएगा ऐसे। द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड,
कौन सा बैक्टीरिया है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को